Hello, my dear students. Today we are going to discuss the chapter from 9th Standard Political Science Constitutional Design. Second chapter of your political science, 9th Standard students. So, Constitution क्या है, उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस. फर्स्टली लेट्स चेक द overview of the chapter. We noted in previous chapter, हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है. आप लोगों को पता है कि किस तरह से डेमोक्रेसी जो है, रूलर आर नॉट फ्री. रूलर जो हैं वो फ्री नहीं है, जो मर्जी 5 साल के लिए चुन लिया, इलेक्ट हो गए, जो मर्जी जैसे मर्जी करे. नॉट एट ऑल. सर्टन बेसिक रूल्स हैं, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन है. ओके, दैट द सिटीज़न एंड द गवर्नमेंट, जो वहाँ के सिटीज़न और गवर्नमेंट दोनों को फॉलो करने पड़ते हैं, उनके अनुसार उनके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है. ऑल सच रूल्स, ये सारे के सारे जो रूल्स हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री. और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है यही सुप्रीम लॉ है कंट्री का. इसको चाहे वो जुडिशरी हो, 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, चाहे वो कोर्ट्स भी क्यों ना हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, पीएम हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, ओके, कोई भी सुप्रीम हाई अथॉरिटी है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, अपनी मर्जी से फैसले कोई नहीं सुना सकता. नहीं तो सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री क्या है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. सबको ये मानना पड़ता है और कॉन्स्टिट्यूशन ही डिटरमाइन करता है, सुनिश्चित करता है राइट्स ऑफ द सिटीज़न. कॉमन पीपल के राइट क्या होंगे, गवर्नमेंट की पावर क्या होगी और गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, ये सब कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही है. अब कुछ एक बेसिक क्वेश्चन आपके मन में आएंगे कि मैम ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिज़ाइन किया जाता है, खास करके डेमोक्रेटिक कंट्री का, क्योंकि डिक्टेटरशिप में तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है. हो भी तो वो मानता नहीं, सारा कुछ वही है जो डिक्टेटर ने कह दिया वही चल रहा है. तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कैसे डिज़ाइन किया जाता है, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और हमें ज़रूरत क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप, ये कैसे ड्रॉ किया जाता है और कौन करता है, हु डिज़ाइन देम, कौन डिज़ाइन करता है और कैसे, इन व्हाट वे, व्हाट आर द वैल्यूज़ दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन सी वैल्यू हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करती है या डेमोक्रेटिक कंट्री. सो ये जो है, वंस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड, सारे उसको स्वीकार कर लेते हैं. बट क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अब 1946 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने बनाना शुरू किया था और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था 26 जनवरी, ओके बेटा, 1950 को. यू आर फेमिलियर. अब 1950 को इनेक्ट हुआ और आज हम लोग 2021 पे हैं. तो क्या सेम कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा, उस टाइम पे क्या हालात थे, ओके, आज से 80 ईयर बिफोर, और आज क्या है, तो क्या वो कंडीशन काम करेगी. चेंजेस कंडीशन के साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रिफ्रेशिंग और न्यू और किस तरह से चलता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, रिसेंट इंस्टेंस हम लोगों ने लिया है साउथ अफ्रीका का, जिसमें डिज़ाइन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा चैप्टर ही साउथ अफ्रीका से स्टार्ट होगा कि साउथ अफ्रीकन किस तरह से उन्होंने ये टास्क फुलफ़िल किया है, डिज़ाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिज़ाइन किया. देन वी विल मूव टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियंस ने हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया, फाउंडेशनल वैल्यूज़ क्या हैं हमारे, और किस तरह से प्रोवाइड अ गुड फ्रेमवर्क फॉर द कंडक्ट ऑफ सिटीजन्स लाइफ एंड दैट इज़ ऑफ गवर्नमेंट. किस तरह से इंडियंस ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और किस तरह से. ओके, नाउ वी आर, लेट्स चेक आवर चैप्टर. वी आर बिगिनिंग विद द साउथ अफ्रीका. ओके, सो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. ओके, हम लोग पहले ये डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन
साउथ अफ्रीका में कैसे हुआ ये हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला की स्पीच के साथ। आई हैव फॉट अगेंस्ट द वाइट डोमिनेशन। आपको पता है कि जैसे हमारा इंडिया था ब्रिटिश रूल के अंडर, वैसे ही वहाँ पे वाइट पीपल ने रूल किया ब्रिटिशर्स, और किस तरह से उनको अपनी ही ज़मीन पे नहीं फ्रीली मूव करने दिया जाता था। दे वर जस्ट लाइक स्लेव्स। तो उन्होंने उनके जो तानाशाह थी उनके अगेंस्ट लड़े हैं। फिर ब्लैक डोमिनेशन। आई हैव चेरिश द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी विच ऑल पर्सन वी together live together in a harmony and with equal opportunity. It is an ideal which I hope to live for, to achieve, but if need, it is an ideal for which I am prepared to die. उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि किस तरह से एक आइडियल जिसमें सारे प्यार से रहें, चाहे ब्लैक पीपल हो चाहे वाइट पीपल हो, मिलजुल के एक आइडियल सोसाइटी बनाए, और उसके लिए उसको इस एम को अचीव करने के लिए वो मरने के लिए भी तैयार है। ओके, ये स्पीच दी थी नेल्सन मंडेला ने, बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेशन फॉर द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। ये वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो है, हाँ जी, रिलेशन जो थे वाइट और ब्लैक पीपल में बहुत ज़्यादा टेंस थे, और इसके लिए क्या है, नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया, कैद। ओके, उनको कैद में जेल में रखा गया। दैट इज़ सेंटेंस टू लाइफ, उम्र कैद की सज़ा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964 को उनको क्या दे देगी, उम्र कैद की सज़ा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और किस लिए दी गई, फॉर डेयरिंग टू अपोज। उन्होंने हिम्मत की थी, डेयर मीन्स हिम्मत करना, किसकी, अपोज अपार्थेड। अपार्थेड बेटा एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, ये आपके नीचे दिया हुआ है। साइन ऑफ डर्बन बीच ये नहीं है, ये आपका है अपार्थाइड। लेट्स चेक। ये बेटा एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी होती है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अब क्या है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन। ओके, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन, स्किन के कलर के अकॉर्डिंगली भेदभाव करना। जैसे कि हम गोरे लोग हैं तो ये हमें टच नहीं करेंगे, बिकॉज दीज आर द ब्लैक पीपल। अफ्रीकन पीपल को वो ब्लैक पीपल कहते थे, इसलिए ये अपार्थेड रिजीम चल रही थी, और इसको अपोज किया था नेल्सन मंडेला ने। इसके लिए उनको क्या, विरोध करने पर, अपोज मतलब विरोध किया था, इस विरोध करने की इन्होंने हिम्मत दिखाई, और इसके लिए उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सज़ा मिल गई। कब मिली, 1964 को। ध्यान में रख लो ये कॉन्सेप्ट, आपको MCQ की फॉर्म में या शॉर्ट क्वेश्चन ओके आ सकते हैं। ही स्पेंड 28 ईयर्स, कितने साल उन्होंने जेल में काटे, 28 ईयर। साउथ अफ्रीकाज मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन, रिबन आइलैंड्स। ठीक है, ये आइलैंड था, बहुत दर्दनाक और भयानक कैद वहाँ पे उन्होंने काटी है। ये देखिए जी, एक पैम्फलेट की तरह है। नेटिव मीन्स वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए। इंडियंस एंड द कलर्ड, ये जो हैं डेंजर, खतरा। नेटिव्स जो वहाँ पे रहने वाले उन्हीं, इंडियंस एंड कलर्ड। इंडियन पीपल को कलर्ड पीपल वैसे कहा जाता था। इफ़ यू एंटर दीज परमिसेस एट नाइट, अगर आप रात को, क्योंकि वाइट पीपल की इनके अलग ही घर थे, अलग ही कॉलोनीज थी, और वहाँ पे कोई इंडियन उनकी परमिशन के बिना या अफ्रीकन उनकी परमिशन के बिना एंटर करता था
तो बस उसको मार देते थे, इसलिए लिखा है यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग। आप मिसिंग की लिस्ट में, गायब की लिस्ट में हो जाओगे। आर्म गार्ड शूट ऑन द साइड, आपको देखते ही गोली मार देंगी। सैवेज डॉग डेवर एंड हाँ जी बेटा जी, तो ये जो हैं डॉग्स, जो खूंखार कुत्ते हैं, आपको आप गार्ड्स क्या है, सबसे पहले आपको शूट डेड, वहीं पे ऑन द साइड आपको गोली मार देंगे, और आपकी जो लाशें हैं उनको क्या करेंगे, ये खा जाएंगे। कौन से? शिकारी खूंखार कुत्ते। ये देखिए कैसा पैम्पलेट या बैनर एक लगा हुआ है, यू हैव बिन वार्न्ड, आपको एक चेतावनी दी जाती है। कितना खूंखार, हॉरेबल है ये, देखना ही। ओके, कि ऑन द साइट आपको गोली मार दी जाएगी और आपकी लाश भी जो है वो शिकारी कुत्ते खा जाएंगे, खूंखार कुत्ते खा जाएंगे, और आप मिसिंग में, पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ गए। सो लेट्स बिगिन। आगे है हमारा स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट ये स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। देन है ये एक सिस्टम था, अपार्थाइड एक सिस्टम था, एक नेम था। कौन से सिस्टम का नेम था ये? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, आई हैव टोल्ड यू, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ द स्किन, स्किन के कलर को देखकर डिस्क, ये गोरे हैं ओके, और ये काले पीपल हैं, इनके साथ सिर्फ कलर का फ़र्क है, स्किन का, उसी के साथ भेदभाव किया जाता था। वाइट यूरोपियन, ये वाइट यूरोपियन जो थे उन्होंने इस सिस्टम को इम्पोज किया था, दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ये इम्पोज किया था। कब किया था? 17th एंड 18th सेंचुरी में। और ये जैसे इंडिया में बेटा ट्रेडिंग कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे ही ये कंपनीज आई थी ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए फ्रॉम यूरोप। यूरोप से ये आए थे एंड ऑक्यूपाइड, इस पे कब्ज़ा कर लिया विद आर्म्स एंड फोर्स, हथियारों और अपनी आर्मी के साथ। ओके, इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। सो ये जो था इन द वे दे ऑक्यूपाइड, इसी तरह से जैसे इंडिया पे, आई हैव टोल्ड यू कि इंडिया में भी ये सारे, जैसे फ्रांस, पोर्टुगीज़ और ब्रिटिशर्स इंडिया में एक ट्रेड करने आए थे और बाद में कैसे कब्ज़ा कर लिया, वैसे ही अफ्रीका में उन्होंने ओके कब्ज़ा कर लिया। लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर, वहाँ पे वो भी सेटल हो गए। देख लिया कि ये जो हैं पीपल टोटली इग्नोरेंट हैं और कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, वहाँ पे रहना शुरू हो गई है। एंड अपार्थाइड पॉलिसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या कर दिया, सबसे पहले डिवाइडेड द पीपल, लोगों को बांटना शुरू कर दिया, और लेबल लगा दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, स्किन कलर के नाम पे उनके लेबल लगा दिया। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के पीपल जो थे उनको ब्लैक इन कलर, ब्लैक पीपल कहा जाता था। जो साउथ अफ्रीका के ही पैदा हुए वहाँ के लोग थे वो ब्लैक इन कलर थे, तो उनको ब्लैक पीपल ये बोल दिया। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर टाइटल्ड, ये जो थे पॉपुलेशन का 3/4 थे, और उनको टाइटल कौन सा? ब्लैक्स का मिल गया। ओके, ये काले लोग हैं ओके, क्योंकि उनकी स्किन का कलर था बच्चे, ठीक है। सो उनको ब्लैक्स का मिल गया। बिसाइड्स, इन दो के अलावा, इन दो ग्रुप्स के अलावा, ठीक है, देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड कलर रेसेस। मिक्स्ड कलर रेसेस जैसे कि इंडिया से गए हुए थे लोग, इंडियन पीपल ना ब्लैक पीपल है ना वाइट है, आपको पता ही है ना, तो इसलिए इनको कलर्ड पीपल बोला गया। दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया से वहाँ गए थे। ओके, समझ लगी बेटा बात? अफ्रीकन पीपल को क्या कह दिया उन्होंने?
ब्लैक पीपल, एक ब्लैक पीपल हो गए और खुद क्या है वो वाइट। ओके बेटा, वो क्या है वाइट। ओके, ब्लैक वाइट, अपने आप को उन्होंने क्या कह दिया वाइट। और ये जो हैं इंडियंस को, जो इंडिया से माइग्रेट वहाँ से गए थे, इंडियन हो गए कलर्ड पीपल। कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड। सो ये जो थे वाइट रूलर ट्रीटेड ऑल द नॉन वाइट, जो वाइट रूलर थे, जितने भी नॉन वाइट थे, यानी कि वाइट लोग सुपीरियर है, नॉन वाइट इन्फीरियर है, उनको डाउन। ओके, और वाइट पीपल जो हैं दोज आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर मेंट फॉर द इंटेलेक्चुअल वर्क। और ये जो हैं बाकी जो हैं जो वाइट नहीं हैं वो सब मैनुअल वर्क के लिए हैं, वो इनका ब्रेन नहीं है। नॉन वाइट पीपल को क्या था, दे डिडंट हैव वोटिंग राइट, उनको राइट ही नहीं कोई दिया हुआ था, वोटिंग राइट भी नहीं। अपार्थाइड सिस्टम जो था पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव, बहुत ज़्यादा अत्याचार वाला, कुचलने वाला था, ब्लैक पीपल्स को सप्रेस करने वाला। और दे वर फॉरबिडन, फॉरबिडन मीन्स उनको रोका गया लिविंग इन वाइट एरिया, वो जहाँ पे वाइट पीपल की अलग कॉलोनीज बनी हुई है वो वहाँ पे जा भी नहीं सकते थे, रह भी नहीं सकते थे, वहाँ पे कोई घर नहीं ले सकता। दे कुड वर्क, सिर्फ ब्लैक पीपल देखो कितने सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं, या तो काम भी खुद करें, बच काम करने के लिए ये ब्लैक पीपल को बुलाते थे। और ब्लैक पीपल जो थे वो काम करने के लिए वाइट पीपल के एरियाज़ में जा सकते थे, बट वो भी उनको परमिट, एक जिसको हम लोग कहते हैं ना आईडी कार्ड रखना ज़रूरी था कि ये इसके घर में काम करते हैं। इसके अलावा ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑल, हर जगह पे, बीचेस, स्विमिंग पूल, हर जगह पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। वहाँ पे क्या था, ब्लैक पीपल को अपने ही कंट्री में जहाँ पे वाइट घूम रहे हैं वहाँ पे जाने की कोई परमिशन नहीं थी। एवरीथिंग वॉज सेपरेट फॉर द वाइट एंड ब्लैक, वाइट और ब्लैक पीपल के लिए इस सेपरेट था। दिस पॉलिसी, दिस वॉज ऑल्सो कॉल्ड सेग्रीगेशन, सेपरेट करने वाली। ओके, ये आप मेमोराइज कर लेना। दो हमने टर्म कर ली हैं, एक हमने अपार्थाइड कर ली, एक हमने सेग्रीगेशन। ओके, सो ये सब कुछ सेपरेट था ब्लैक एंड वाइट पीपल के लिए, और वाइट पीपल को कोई परमिशन, ब्लैक पीपल को कोई परमिशन नहीं थी वाइट पीपल की कॉलोनीज़ में, एरियाज़ में जाने की, उनकी परमिशन के बिना, क्योंकि काम करने के लिए तो उनको बुलाते थे इसलिए। सो दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस, जहाँ पे वाइट पीपल वर्शिप करते थे चर्च में, वहाँ पे ब्लैक पीपल जा भी नहीं सकते थे, उनके लिए सेपरेट चर्च भी सेपरेट थी। ब्लैक पीपल्स को एसोसिएशन बनाने की, प्रोटेस्ट करने की, वो भी कोई परमिशन नहीं थी। अगर कोई करता था तो टेरेबल ट्रीटमेंट, बहुत दर्दनाक उनके साथ सलूक, बिहेव किया जाता था। सिंस 1950s, 50 तक क्या था ये सिस्टम चला। द ब्लैक एंड कलर्ड एंड इंडियन फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड, ब्लैक पीपल, कलर्ड और इंडियन पीपल्स ने ये इस सिस्टम के खिलाफ वो लड़े। उन्होंने दे लॉन्च द मार्चेस एंड स्ट्राइक, हड़ताल की, मार्चेस, और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, ये चीज़ें ध्यान रखना बेटा। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीका की मेन पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जैसे हमारी याद करनी आसान हो जानी आपको ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि इंडिया की इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। इंडिया की INC और अफ्रीका की ANC। ओके बेटा, सेम है, सो आपको याद करना इजी होगा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक अम्ब्रेले की तरह, एक छतरी की, जिसके नीचे जो थे बहुत सी छोटी छोटी पार्टियां आके इकट्ठी लड़ रही थी ये पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन के खिलाफ, और जो वाइट पीपल की बहुत सी जो थी और भी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज़, उनके खिलाफ ये लड़ रही थी। सो ये जो थी
इस अम्ब्रेला के नीचे जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक बड़ा अम्ब्रेला था, उसके नीचे बहुत सी छोटी छोटी पार्टियां थी और स्ट्रगल कर रही थी अपार्थाइड जो अनजस्ट पॉलिसी है, रेशियस मूवमेंट, उनके खिलाफ। बट वाइट रेशियस गवर्नमेंट जो थी इसने कंटिन्यू रखा है, जारी रखा है अफ्रीका के ऊपर रूल करना। और ये जो है अफ्रीका के ऊपर रूल कर, हाँ जी बेटा, ये जो थी वाइट पीपल ने जो है रेशियल पॉलिसी कंटिन्यू रखी है और ब्लैक पीपल को है टॉर्चर करना, ठीक है, डिटेनिंग, टॉर्चरिंग, किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल, हज़ारों की तादाद में कलर्ड और ब्लैक पीपल को टॉर्चर करते रहे हैं। अब टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा है। अब प्रोटेस्ट स्ट्रगल काफ़ी लंबा चला, अपार्थाइड हैड इंक्रीज्ड, ये भी जो पॉलिसी थी डिस्क्रिमिनेशन की वाइट एंड ब्लैक के बीच में, ये काफ़ी देर चली। प्रोटेस्ट जब बढ़ गया सारे, तो गवर्नमेंट ने भी रियलाइज़ किया कि अब ब्लैक पीपल को ज़्यादा दबा के रखना, उनको कुचल के रखना पॉसिबल नहीं है, इनके ऊपर रूल करना पॉसिबल नहीं है। जैसे इंडियंस का रियलाइज़ हो गया था कि अब इंडिया में रूल करना पॉसिबल नहीं है, तो इस तरह से वाइट रजीम चेंज्ड इट्स पॉलिसीज़। अब वाइट जो थी गवर्नमेंट, इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज की जो डिस्क्रिमिनेटरी थी, लॉज जो भेदभाव करते थे उनको ख़त्म किया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो था, रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी जो मीडिया के ऊपर या पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बैन लगाया हुआ था, उसको हटा लिया। लिफ्ट मीन्स हटा लिया उसको। और नेल्सन मंडेला जिनको जेल में डाला हुआ था, उनको 28 ईयर्स के बाद जेल से बाहर निकाल दिया गया। नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन। अब काफ़ी देर के बाद वो एक फ्री, हाँ जी, वो 28 ईयर के बाद वो जेल से बाहर आए हैं। 28 साल जेल के बाद एक फ्री आज़ाद आदमी की तरफ घूमे हैं फाइनली। एट द मिडनाइट कब 28 अप्रैल 1994 को ये जो है द न्यू नेशनल फ्लैग जो है, नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, अब कंट्री का नाम क्या हो गया, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, वो नया झंडा लहराया गया है उसका अनफॉल, ओके, मेकिंग न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अब ये नया जन्म हुआ है उसका एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में पूरी दुनिया में। अपार्थाइड गवर्नमेंट जो थी वो ख़त्म हो गई और रास्ते जो थे वो बिल्कुल साफ हो गए फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। पहले वाइट ओके पीपल की गवर्नमेंट थी, अब मल्टी रेशियल, अलग अलग कलर के, कास्ट के और पीपल जो है। अब हाउ डिड दिस कम अबाउट, ये कैसे हुआ? लेट्स हियर नेल्सन मंडेला, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका, ये कैसे हो सका? ओके, ऑन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन, ये जो चेंज हुआ, इतना परिवर्तन हुआ है जिसको हम लोग विश्वास नहीं कर सकते, ये कैसे हुआ? ये हम लोग फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए नेल्सन मंडेला, उनकी स्पीच से चेक करते हैं। हिस्टोरिकल एनिमीज़, जो हिस्ट्री से एनिमीज़ थे, अब जो है सक्सीड इन नेगोशिएटिंग, एक दूसरे के साथ बातचीत करके ओके पीसफुल ट्रांजिशन हुआ है। अपार्थाइड से अब डेमोक्रेसी आ गई है, एग्जैक्टली बिकॉज वी वर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट, क्योंकि जो ऐतिहासिक दुश्मनी थी वाइट और ब्लैक पीपल की वो ख़त्म हो गई है। अब नेगोशिएशन, बातचीत से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, इसमें हम लोग पर हुए हैं। और कैपेसिटी फॉर गुडनेस एक बहुत अच्छा ओके कि हमें आशा उम्मीद जो है वो पूरी हुई। अब विश जो है, विश इज़ दैट साउथ अफ्रीका नेवर गिव अप। अब साउथ अफ्रीका जो गुडनेस की, अच्छाई की में बिलीव किया है, जिसके रास्ते पे चल रहा है, वो कभी भी छोड़ेगा नहीं, गिव अप नहीं करेगा और चेरिश
हमेशा ये आइडिया करेगा फेथ इन ह्यूमन बींग्स एज क्या है कॉर्नर स्टोन फॉर द डेमोक्रेसी। ओके, ह्यूमैनिटी में विश्वास रखेगा और यही डेमोक्रेसी का एक कॉर्नर स्टोन। आफ्टर द एमरजेंस ऑफ न्यू, जब साउथ अफ्रीका एक न्यू डेमोक्रेटिक स्टेट बना है तो ब्लैक लीडर अपील टू फॉलो द ब्लैक लीडर जो थे नेल्सन मंडेला, उन्होंने ब्लैक्स पीपल को अपील की है कि वाइट पीपल ने जो भी उनके ऊपर अत्याचार किए हैं, जो भी वाइट पीपल जब पावर में थे उन्होंने जो तानाशाह किए, उन सबको वो भूल जाए, सब कुछ वो भूल जाएं। एंड दिस सेड लेट्स बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका, हमें भूलना होगा क्योंकि हम नया साउथ अफ्रीका, नया जन्म लिया है, नया साउथ अफ्रीका बना रहे हैं जिसमें इक्वालिटी ऑफ ऑल द रेसेस मैन वीमेन, जिसमें सारे मैन वीमेन जो है वो इक्वल होंगे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, सोशल जस्टिस को, ह्यूमन राइट्स को। ओके, सिर्फ यही होगा साउथ अफ्रीका में। द पार्टी दैट रूल थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग, द पार्टी लेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल। अब जो है जिस पार्टी ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे, मारा था, अब वही इकट्ठे बैठ के फ्रीडम स्ट्रगल के बाद कॉमन मिल के एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है साउथ अफ्रीका के लिए। ओके, एक तो अफ्रीकन नेशनल पार्टी, एक वाइट पीपल की पार्टी, जो भी थे उन सब ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को 2 years लगे हैं क्योंकि लॉन्ग डिस्कशन, 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, 2 साल की डिस्कशन और डिबेट के बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन बना और वह फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, दुनिया का सबसे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है गेव टू इट्स सिटीजन मोस्ट एक्सटेंसिव राइट। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने जो सिटीजन्स थे उनको एक्सटेंसिव राइट जो थे, जितने भी अवेलेबल कंट्री में थे सिटीज़न, उनको सबसे बढ़िया राइट दिए हैं। टुगेदर दे डिसाइड दैट इन द सर्च फॉर सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, वो सारे इकट्ठे मिलके बैठ के सारी ही प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढेंगे मिल के बैठ के, और कोई भी इससे एक्सक्लूड, किसी को बाहर नहीं रखा जाएगा, सबको इक्वल प्लेस, इक्वल रिस्पेक्ट देगी और सब एवरीबॉडी एग्रीड, सब कोई इससे सहमत हुआ कि हर कोई सोल्यूशन का पार्ट रहेगा। और इस तरह से रिप्रेजेंट, अब साउथ अफ्रीका के जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज़ एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है, और साउथ अफ्रीका के भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है जो पेज नंबर 28 पर है। देन मूव टू द नेक्स्ट, हमारा है साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंस्पायर डेमोक्रेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी डेमोक्रेट्स थे उन सबको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। और स्टेट जो है डिनाउंस, उन्होंने त्याग दिया है बाय एंटायर वर्ल्ड टिल, जो भी कंट्रीज जिन्होंने एज मोस्ट अनडेमोक्रेटिक, जो साउथ अफ्रीका को सबसे अनडेमोक्रेटिक स्टेट समझते थे, अब जो है एक बेस्ट डेमोक्रेटिक मॉडल की तरह बन के सामने आया साउथ अफ्रीका। व्हाट मेड दिस चेंज पॉसिबल, ये इतना बड़ा परिवर्तन कैसे पॉसिबल हुआ? डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका वर्क टुगेदर, ये आम लोगों के पक्के इरादे थे जो ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ओके बेटा, जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये कॉमन पीपल के डिटर्मिनेशन के इरादे से, पक्का इरादा जो था उसकी वजह से पॉसिबल हुआ है ये ट्रांसफॉर्मेशन। जो बिटर एक्सपीरियंसेस थे, ओके, जो वाइट पीपल ने ब्लैक पीपल के ऊपर अत्याचार किए थे, बाइंडिंग ग्लू, बट वो सब भूल गए वो, और ये ब्लैक एंड वाइट मिल के ग्लू ऑफ अ रेनबो। ओके, जैसे इंद्रधनुष होता है सतरंगे, वैसे ही ये एक रेनबो की तरह बन गए ग्लू। स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला, नेल्सन मंडेला जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये बोला है। द कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी स्पीच है आगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। ओके,
जो पीछे हो चुका है उसके और फ्यूचर के बारे में ही. ऑन द वन हैंड इट्स सोलमनी पैक्ट इन विच वी एज साउथ अफ्रीकन डिक्लेयर टू वन अनदर दैट ओके साउथ अफ्रीका जो है वी शेल नेवर परमिट रेपिटेशन ऑफ आवर रेशियस. जो पहले रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, रिप्रेसिव पॉलिसी फॉलो की है, उसको दोबारा फ्यूचर में कभी रिपीट नहीं किया जाएगा. अपने आप से प्रॉमिस करते हैं. और बट इट इज़ मोर देन दैट, इट इज़ ऑल्सो अ चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन. ये एक परिवर्तन का बहुत बड़ा चार्टर जो हमारे कंट्री में हुआ है, विच इज़ ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल. ये हमारे सारे के सारे लोगों ने शेयर किया है. कंट्री विच इज़ द फुलेस्ट सेंस बिलोंगिंग टू. एक कंट्री जो पूरी तरह से सबका है, सबकी बिलोंग करता है, चाहे वाइट हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे विमेन हो, चाहे मैन हो. ये कंट्री सबका है. ओके ये जो है स्टोरी साउथ अफ्रीका के फ्रीडम स्ट्रगल की इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ मिलती, कितनी सिमिलर है, कितनी डिसिमिलर है, ये आपके लिए एक है. और आप नेचर भी इसका, कॉलोनियलिज्म का रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटीज़ का कैसे, और नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी की लीडरशिप, ये आपका बेटा पूरा का पूरा ओके. आप लोग चेक करोगे इंडिया के साथ कितना सिमिलर है ये और कितना फ़र्क है. ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे.